मंगोलिया शायद मॉडर्न दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव देश है। सबसे पहले ये बहुत बड़ा है। इसका टोटल एरिया 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर्स है। लेकिन मंगोलिया चारों तरफ से समुद्रों से अलग है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री बनाता है। इसकी आंतरिक समुद्रों तक पहुंच नहीं है। थियोरेटिकली कजाकिस्तान मंगोलिया से काफी बड़ा है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है, लेकिन कजाकिस्तान को कैस्पियन सी के साथ लगभग 91,000 किलोमीटर्स लंबी कोस्ट लाइन कनेक्शन है, जिसके पर वो रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ समुद्री व्यापार कर सकता है। दूसरी ओर मंगोलिया के पास पानी के किसी भी बड़े बंदर तक ऐसी कोई सीधी पहुंच नहीं है और इसके कारण मंगोलिया धरती पर सबसे खाली देश है। हम देखते हैं कि मंगोलिया के पास 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा लैंड एरिया है, जो इसे दुनिया का 18 लार्जेस्ट कंट्री बनाती है। लेकिन मंगोलिया की कुल आबादी सिर्फ 3.3 मिलियन है। इस वजह से मंगोलिया के पॉपुलेशन डेंसिटी 2.1 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया के किसी भी सॉवरेन कंट्री की तुलना में अब तक का सबसे कम है। फॉर एग्जाम्पल, मंगोलिया में लोगों का डेंसिटी दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देशों की तुलना में लगभग 1/3 कम है। ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया दोनों के क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा विशाल निर्जन रेगिस्तानों से ढका हुआ है, लेकिन मंगोलिया इन सभी से भी अधिक खाली है। ऑस्ट्रेलिया में कई बड़े शहर फैले हुए हैं और उनमें से हर शहर में 10 लाख से अधिक निवासी है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग काफी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी ओर मंगोलिया एक बड़ा देश है, लेकिन ये केवल एक मेन शहर के साथ ज्यादातर खाली भूमि है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की तुलना में मंगोलिया में बहुत सारे निर्जन क्षेत्रों है और ये एक बड़ा शहर की तरह है, जिसकी चारों ओर बड़ी मात्रा में खाली जगह है। मंगोलिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलन बाटर है और इधर 1.6 मिलियन लोग रहते हैं, जो इसे वास्तव में बहुत बड़ा बनाता है। उलन बाटर मॉडर्न मंगोलिया का सेंटर है और इसकी आबादी स्पेन के बार्सिलोना के बराबर है। इसका मतलब है कि उलन बाटर में पूरी मंगोलियन पॉपुलेशन का लगभग 48% रहते हैं। ये मंगोलिया को पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट हाईली सेंट्रलाइज्ड कंट्री में से एक बनाता है, क्योंकि उलन बाटर मंगोलिया की कुल भूमि का केवल 0.3% है। इसका मतलब है कि मंगोलिया में ऐसी स्थिति है जहां 48% आबादी या 1.6 मिलियन लोग केवल 0.3% भूमि पर रहते हैं, जबकि अदर 52% आबादी या 1.7 मिलियन लोग बाकी 99.7% भूमि पर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उलन बाटर की मैसिवली कॉन्सेंट्रेटेड आबादी पूरी देश में एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत कम कर देती है और इसलिए जब आप गन्ना से शहर की भूमि को हटा देते हैं तो मंगोलिया के शेष 99.7% में एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 1.1% पर स्क्वायर किलोमीटर होता है, जो ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक खाली है। अब सवाल यह है कि मंगोलिया की इस विशाल एम्प्टीनेस के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे कई सारे वजह है। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगोलिया सेंट्रल एशिया में सिचुएटेड है और इसी वजह से ये देश पास के योलो सी से 800 किलोमीटर दूर है। दूसरा, एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई विंटर सीजन, और इस सर्दी का सोर्स साइबेरिया है। सर्दी के मौसम में साइबेरिया से मंगोलिया की ओर काफी ठंडी हवा बहती है, इसलिए लंबे विंटर सीजन के दौरान मंगोलिया में एवरेज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हालांकि गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सर्दियों में लोएस्ट टेम्परेचर -28 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और टेम्परेचर में यह बदलाव महज 24 आवर्स में होता है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग विंटर के दौरान मंगोलियन रिवर्स और लेक्स फ्रोजन हो जाती है और कई छोटी नदियां बॉटम तक फ्रोजन हो जाती है, जिससे मंगोलिया की नदियां और झीलों
वर्षों के अधिकांश समय में ट्रांसपोर्टेशन या इरिगेशन के लिए सुइटेबल नहीं रहती है। ये इम्पैक्ट देश के साउदर्न पार्ट की तुलना में नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा अनबियरेबल है। लेकिन केवल मंगोलिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलन बाटर साल में लगभग 3.5 महीने मई के मिडिल से अगस्त के अंत तक ठंड से मुक्त रहता है और शहर का एवरेज एनुअल टेम्परेचर केवल -2.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे उलन बाटर दुनिया का सबसे ठंडा राजधानी शहर बन जाता है। इस प्रकार लंबी सर्दियां और कम गर्मी के कारण मंगोलिया में बहुत कम वर्षा होती है। इसके अलावा मंगोलिया ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो अधिकांश वर्षा को लगभग हर दिशा से देश में प्रवेश करने से रोकता है। दक्षिण में हिमालयस और कुनालुन शान पहाड़ उस दिशा से होने वाली बारिश को रोकते हैं, जबकि पश्चिम में पुराने ऊंचे पहाड़ भी ऐसा ही करते हैं। दक्षिण में मंगोल अल्टाई और गोबी अल्टाई सब रेंजेस के अलावा इन महासागरों से सीधे बहने वाली नमी युक्त हवा यानी कि मॉइस्चर रिच एयर पहले उन पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है और अपनी नमी यानी कि मॉइस्चर को उन पहाड़ों के किनारों पर बर्फ के रूप में जमा करती है, जो ज्यादातर मंगोलिया से दूर है। फिर पूरे सर्दियों के दौरान सितंबर से अप्रैल तक जब मंगोलियन प्लेट्यू पर हवाएं चलती है, तब ड्राई कोल्ड और हाई प्रेशर एयर साइबेरिया से मंगोलिया प्लेट्यू की ओर बहती है, जिससे लोअर प्रेशर मॉइस्ट और संभावित रूप से बारिश वाली हवा को स्टॉप कर देता है। पूरे मौसम में आसमान साफ और क्लाउड फ्री रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मंगोलिया वास्तव में दुनिया के सबसे धूप वाले देशों में से एक है और इस वजह से इसे द लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई का निकनेम भी दिया गया है। इसके अलावा मॉडर्न टाइम में कई सारे मैन मेड प्रॉब्लम्स भी है, जो पुरानी क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है, जिससे मंगोलिया की डोमेस्टिक एनिमल्स पालने की क्षमता कम हो गई है। मंगोलिया पर ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट शासन था, जो मंगोलिया में एनिमल फार्म्स को भारी रूप से कंट्रोल किया था, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहा। लेकिन 1990s में ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट के सडन कोलैप्स के बाद इकोनॉमिक सिस्टम तेजी से डीरेगुलेटेड हो गए थे और कैपिटलिस्ट ओपन मार्केट इकोनॉमी ने तेजी से इसकी जगह ले ली। ये उस समय हुआ जब 1990s में फैशन इंडस्ट्रीज में कश्मीरी ऊल की ग्लोबल डिमांड वास्तव में बढ़ गई थी। आज दुनिया भर में कश्मीरी इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है एंड वेरी प्रॉफिटेबल है, जिस वजह से मंगोलियन हर्डर्स ट्रेडिशनल भेड़ के झुंडों से बकरी के झुंडों पर स्विच करना शुरू कर दिया था, जो वास्तव में कश्मीरी ऊल का प्रोड्यूस ज्यादा करते थे। और समय के साथ साथ मंगोलिया कश्मीरी फाइबर एक्सपोर्ट करने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था, जो पूरी ग्लोबल सप्लाई का लगभग 40% प्रोवाइड करता था। लेकिन अब इटली सेकंड पोजीशन पर है, चाइना थर्ड पोजीशन पर और इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। ऐसा करने से आज एनवायरमेंटल कॉस्ट्स के लिए मंगोलिया को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब जो बकरियां दिखते हैं वो भेड़ों की तुलना में मंगोलियन इकोलॉजी के लिए बहुत खराब है, क्योंकि बकरियां घास को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जब वो घास की जड़ें खाती है, जो घास को फिर से बढ़ने से रोकती है, और बकरियों के तेज खूर घास की ऊपरी परतों को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जो जमीन के नीचे घास की परत को खींच लेते हैं। दिस फिनोमिनन देश भर में डस्ट स्टॉर्म, एयर पोल्यूशन और ड्रॉट को जन्म दे रही है, जिससे ये पहले से ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर गोबी रेगिस्तान का मंगोलिया में उत्तर की ओर पर ईयर लगभग 6 to 7 किलोमीटर तक विस्तार हो रहा है, और इस प्रकार देश में हर्डर्स के लिए अवेलेबल लैंड की मात्रा लगातार कम हो रही है। इस तरह की घटनाओं से मंगोलियन प्लेट्यू से बड़े पैमाने पर खाना बदोशी का माइग्रेशन शुरू हो सकता है और माइग्रेटर्स उलन बाटर को चुन सकते हैं। दैट इज व्हाई 0.3% लैंड पर दबाव बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मंगोलिया ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी मंगोलिया की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराती रहिए।